योग सूत्र ग्रंथ में प्रथम पाद का 3 नंबर के सूत्र का अवतरण भाष्य को देखिए। तदवस्थे चेतसी विषयाभावात् बुद्धिबोधात्मा पुरुषः किम स्वभावः इति। तो बात यह चल रही है कि इसके ऊपर वाला सूत्र जो था 2 नंबर का, जिसमें समाधि का लक्षण कर दिया था, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध यही योग है, यही समाधि है। और उस समाधि के 2 भेद बताए थे, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि में भले रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों का निरोध है, किंतु विवेक ख्याति रूप सात्विक वृत्ति वहाँ पर है। किंतु जब उससे भी आगे वाली जो समाधि है, जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, उसमें सभी वृत्तियों का निरोध बताया था। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, तीनों गुणों की भी कोई भी वृत्ति वहाँ पर नहीं है। विवेक ख्याति रूप वृत्ति का भी लय हो चुका है, संस्कार मात्र बचे हैं, ये बात बताई थी। अब फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि जब वह असंप्रज्ञात समाधि नहीं रहती है, उससे अन्य काल रहता है, तब तो वृत्ति के अनुरूप पुरुष का पता चलता है, पुरुष का ज्ञान होता है, मालूम पड़ता है किस प्रकार का इस स्वभाव का पुरुष है, क्योंकि वो स्वयं उन वृत्तियों के साथ तादात्म्य करके अहंकार धारण करता है कि मैं सुखी। तो सुखाकार, दुखाकार, शांत, घोर, मोह, ये सब वृत्तियाँ चित्त की है, किंतु उस चित्तवृत्ति के साथ पुरुष का तादात्म्य हो जाने के कारण शांतोस्मि, घोरोस्मि, मूढ़ोस्मि, इस प्रकार की क्या पुरुष की भी प्रतीति उस वृत्ति के साथ होती है। अतः पुरुष को कह सकते हैं, कैसा है पुरुष? बुद्धिबोधात्मा। दूसरे शब्द में कहना हो तो बुद्धिवृत्ति स्वभाव, बुद्धिवृत्ति के अनुसार चलने वाला, उसका प्रति संवेदी, उसका अनुसरण करने वाला मालूम पड़ता है पुरुष। किंतु जब असंप्रज्ञात समाधि का काल रहता है, उस समय तो कोई भी वृत्ति नहीं है, तो ऐसे स्थिति में पुरुष किस स्वरूप का रहता है, ये प्रश्न हो रहा है। ये अवतरण भाष्य में लिखा है, फिर उसका उत्तर सूत्र के माध्यम से दिया जाएगा। तो क्या है अवतरण भाष्य में लिखा है, पंक्ति को देखिए। तद अवस्थे चेतसी, उस अवस्था में अर्थात असंप्रज्ञात काल में, है कि नहीं, जब उत्थान काल नहीं है, अव्युत्थान काल है, असंप्रज्ञात समाधि है, ऐसे स्थिति में जो चित्त है, उस समय विषयाभाव, कोई वृत्ति रूप विषय भी नहीं है और वृत्ति का भी कोई विषय नहीं है, तो विषय का अभाव होने के कारण अब पुरुष जो होता है, जो कि बुद्धिबोधात्मा है, किंतु यहाँ पर तो बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति तो है ही नहीं है, तो उससे तो मालूम पड़ेगा नहीं। तब ऐसे स्थिति में पुरुषः किम स्वभाव, वो किम स्वभाव का, किस स्वरूप का रहता है, ये प्रश्न, उसका उत्तर दे रहे सूत्र से। किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति हम लोगों ने पढ़ी है, उसको और शब्दशः स्पष्ट करने के लिए थोड़ा लिखते हैं इसके आधार पर। तदवस्थे इत्यादि के ऊपर लिखेंगे प्रतीक। तदवस्थे चेतसी, तदवस्थे चेतसी बराबर सर्ववृत्ति निरुद्धे, सर्ववृत्ति निरोधे, निरुद्धे, अर्थात असंप्रज्ञात अवस्थे चेतसी, असंप्रज्ञात अवस्थे चेतसी बराबर अंतःकरणे, अंतःकरणे
स्थिते सती, स्थिते सती अर्धविराम। आगे तत्र विषय अभावात, प्रतीक है, विषयाभावात बराबर पुरुष विषय रूप आत्मबुद्धेः, पुरुष विषय रूप आत्मबुद्धेः अपि अभावात, अपि अभावात अर्धविराम। फिर प्रतीक बुद्धिबोधात्मा, बुद्धिबोधात्मा बराबर आत्मबुद्धेः बोधा, आत्मबुद्धेः बोधा। कौंस में लिखिए बुद्धिवृत्ति स्वभावः, बुद्धिवृत्ति स्वभावः अर्धविराम बुद्धि विषयक बोध स्वरूपः, बुद्धि विषयक बोध स्वरूपः अर्धविराम बुद्धि साक्षी पुरुषः, बुद्धि साक्षी पुरुषः। आगे तत्तदाकार परिणत, तत्तदाकार परिणत बुद्धिबोधात्मा, बुद्धिबोधात्मा खलु अयम पुरुषः, खलु अयम पुरुषः सदा अनुभूयते, सदा अनुभूयते अर्धविराम न बुद्धिबोध रहितः, न बुद्धिबोध रहितः कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक किम स्वभावः, किम स्वभावः बराबर केन रूपेण तिष्ठति, केन रूपेण तिष्ठति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो तदवस्थे चेतसी मतलब सर्ववृत्ति निरुद्ध, सभी वृत्तियों का निरोध होता है ऐसे स्थिति में, अर्थात असंप्रज्ञात अवस्थे चेतसी अंतकरणे, असंप्रज्ञात स्थिति में जब अंतकरण होता है अर्थात असंप्रज्ञात समाधि का काल रहता है, जिस समय की कोई वृत्ति नहीं है ऐसे स्थिति में, वहां पर तत्र विषयाभाव, कोई विषय नहीं है वहां पर, ठीक है ना, अर्थात पुरुष विषय रूप आत्मबुद्धि अपि अभाव, बुद्धि, बुद्धि की वृत्ति के अन्य घटादि विषय वो तो है ही नहीं, किंतु ऐसी वृत्ति जो कि संप्रज्ञात अवस्था में थी कि जिसका विषय पुरुष रूप आत्मा था, पुरुषाकार बुद्धि थी, आत्माकार वृत्ति थी, वो भी उस समय नहीं है असंप्रज्ञात समाधि काल में। तो वही कह रहे तो पुरुष विषय रूप जो आत्मबुद्धि है, पुरुष है विषय जिसका, ऐसी जो आत्मबुद्धि उसका भी उस समय क्या है अभाव। ऐसी स्थिति में फिर वो जो पुरुष है कि जिसको हम लोग बुद्धि बोधात्मा रूप से जानते हैं, तो बुद्धि बोधात्मा का मतलब होता है आत्मबुद्धि है बोधा, आत्म विषय बुद्धि का बोधा, अर्थात बुद्धि वृत्ति स्वभाव। तात्पर्य बुद्धि की जितनी भी वृत्तियां अन्य काल में होती है उस वृत्ति के अनुरूप चलने वाला, उस वृत्ति से प्रतीत होने वाला, वैसा तो सुखी नहीं दुखी नहीं सभी से अतीत है, किंतु उन वृत्ति का तादाद में धारण करने से मैं सुखी मैं दुखी मैं शांत वृत्ति वाला हूँ, शांत हूँ, घोर हूँ, ऐसा उसका अनुभव होता है। किंतु जब वृत्ति ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है कि नहीं, ऐसी स्थिति में वो किम स्वरूप है, ये प्रश्न। तो बुद्धि वृत्ति स्वभाव मतलब बुद्धि विषयक बोध स्वरूप, उसको कहेंगे बुद्धि साक्षी पुरुष, है कि नहीं। ऐसा जो पुरुष है उसको कहते हैं बुद्धि बोधात्मा, तत्तदाकार परिणत बुद्धि के रूप में जाना जाने वाला।
ऐसा उसका समय हमें हर समय अनुभव होता है। बुद्धि के बिना तो उसका अनुभव होता नहीं है। अब इस समय तो कोई बुद्धि है ही नहीं है, तो किम स्वभाव किम रूपेण तिष्ठति, ये प्रश्न हुआ। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में सूत्र आ रहा है, तो सूत्रों को पढ़ेंगे। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। ठीक है, देखो भाई पदच्छेद तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान। ठीक है, सूत्र का थोड़ा सा अर्थ लिख लेते हम। लिखेंगे प्रतीक तदा, तदा बराबर यदा चित्तस्य, यदा चित्तस्य शांत घोर मूढ़ानाम, शांत घोर मूढ़ानाम सर्वासाम वृत्तीनाम, सर्वासाम वृत्तीनाम निरोधः, निरोधः तदा, तदा अर्थात असंप्रज्ञात योग काले, असंप्रज्ञात योग काले, फिर प्रतीक द्रष्टुः बराबर चिति शक्ते है, चिति शक्ते है पुरुषस्य बराबर चिदात्मनः, चिदात्मनः, फिर आगे प्रतीक स्वरूपे, स्वरूपे बराबर निर्विषय चैतन्य मात्रे, निर्विषय चैतन्य मात्रे, कौंस में लिखिए स्वाभाविके रूपे, कौंस बंद, स्वाभाविके रूपे कौंस बंद, फिर आगे प्रतीक अवस्थानम, अवस्थान बराबर स्थिति ही भवति, स्थिति ही भवति पूर्ण विराम। आगे थोड़ा यथा जपा कुसुम अपाए, जपा कुसुम अपाए स्फटिकस्य, स्फटिकस्य अलोहिते स्वरूपे, अलोहिते स्वरूपे अवस्थानं भवति, अवस्थानं भवति पूर्णविराम। तथा, तथा वृत्ति अपाये, वृत्ति अपाये पुरुषस्य, पुरुषस्य वृत्ति प्रतिबिंब शून्ये, वृत्ति प्रतिबिंब शून्ये स्वस्वरूपे, स्वस्वरूपे अवस्थानं भवति इति भावः, अवस्थानं भवति इति भावः पूर्णविराम। आगे पुरुषस्य चैतन्य मात्रं स्वभावः, चैतन्य मात्रं स्वभावः बराबर स्वरूपम अनौपाधिकम, स्वरूपम अनौपाधिकम अर्धविराम। न वृत्तयः बराबर
न तु बुद्धिबोधः शांतादिरूपः इति भाव। ठीक, देखो भाई अर्थ तो कह रहे, उत्तर दे रहे हैं तदा। तदा का मतलब तदा के साथ यदा आता है, तो अर्थ कर रहे हैं यदा जब चित्त की शांत घोर मूढ़ानाम सर्वासाम वृत्ति नाम निरोध, चित्त के सभी वृत्तियों का जब निरोध रहता है, शांत वृत्ति सात्विक वृत्ति, घोर वृत्तियां रजोगुण की वृत्तियां, मूढ़ वृत्तियां तमोगुण की वृत्तियां, तो सभी वृत्तियों का जब निरोध रहता है तदा उस समय, अर्थात असंप्रज्ञात योग काले, असंप्रज्ञात समाधि काल में द्रष्टुहु, दृष्टा जो पुरुष है उसकी क्या स्थिति रहती है, तो द्रष्टु नाम चिति शक्ति पुरुषस्य, चिति शक्ति अर्थात पुरुष अर्थात चिदात्मा, वो कहा कैसा रहता है, स्वरूपे अर्थात निर्विषय चैतन्य मात्र, बस अपने महिमा में वो रहता है, निर्विशेष चैतन्य रूप से रहता है, स्वाभाविक रूप में रहता है। अवस्थान मतलब स्थिति होती है उसकी, स्थिति भवती। दृष्टांत दे रहे उसके लिए, जैसे कि यथा जपा कुसुम अपाए, जपा कुसुम जास्वंदी का फूल है, उसके ऊपर स्फटिक रखा है, तो स्फटिक मालूम पड़ता है क्या, लाल है करके। और समझ लीजिए किसी ने स्फटिक को जपा कुसुम के सन्निधि के बिना स्वतंत्र कभी देखा ही नहीं, जब भी देखा है तो जपा कुसुम के उसके साथ है, सन्निहित है, ऐसी स्थिति में ही देखा है। तब उसको प्रश्न होगा कि भाई हम तो स्फटिक को इस रूप में जानते हैं जब वो लाल लाल दिखाई देता है, किंतु जब जपा कुसुम को हटाया जाता है तो उस समय वो कैसा रहता है, ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर क्या देंगे कि जब जपा कुसुम को हटा देते हैं तो उस समय स्फटिक है कैसा है, अपने वास्तविक स्वरूप में, लाल रक्त के बिना है। और लाल रंग जो उसमें दिखाई दे रहा था स्फटिक में, वो उसका वास्तविक स्वरूप है ही नहीं है कि नहीं, उसका वास्तविक स्वरूप तो अपना मूल रूप सफेद रूप जो होगा वही है, किंतु लाल जपा कुसुम का संबंध होने के कारण लाल जैसा दिखाई दे रहा था कौन, स्फटिक। किंतु जिस समय लाल रंग का दिखाई दे रहा है स्फटिक, उस समय में भी वस्तुतः वह अपने रूप में ही है, किंतु उपाधि के कारण वो लाल जैसा दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार चैतन्य रूप जो पुरुष है वो तो हमेशा अपने निर्विशेष रूप में ही है, किंतु वृत्ति का सानिध्य जब होता है तब वृत्ति जैसा मालूम पड़ता है, किंतु जब सभी वृत्तियों का लय हो जाता है तब वह पुरुष अर्थात आत्मा अपने निज स्वरूप में जैसा कि वैसा रहता है। ये उसका उत्तर दिया। पंक्ति देखिए, तो जपा कुसुमापाये स्फटिकस्य अलोहिते स्वरूपे, लाल रंग के बिना अपने स्वरूप में उसका अवस्थान होता है स्फटिक का, दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार वृत्ति अपाये, सभी वृत्तियों का लय हो जाने के बाद पुरुषस्य वृत्ति प्रतिबिंब शून्य, वृत्ति में प्रतिबिंब रहित ऐसी स्थिति में स्वस्वरूपे अवस्थान, अपने स्वरूप में अपनी स्थिति में वो रहता है कौन, पुरुष, वही है आत्मा, वही है अपना स्वरूप। ये बात इति भाव, तो क्योंकि उसका वही वास्तविक स्वरूप है, वही बता रहे पुरुषस्य चैतन्य मात्रम स्वभाव। पुरुष का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, चैतन्य ही उसका स्वरूप है, जो कि उपाधि रहित है, अनौपाधिकम। न वृत्तयः, वृत्ति उसका स्वरूप नहीं है, लाल रंग स्फटिक का स्वरूप नहीं है, स्फटिक का वास्तविक स्वरूप तो लाल रंग के बिना अपना मूल रूप ही है। उसी प्रकार न वृत्तयः अर्थात न बुद्धिबोध शांतादि रूप, ये उसका स्वरूप नहीं है, ये बात बता दिया। ठीक है, चलिए फिर ये हुआ सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसको देखिए। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीं चिति शक्ति यथा कैवल्ये, ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं, इतने शब्दों का। तदानीं चिति शक्ति, पीछे स्वरूप प्रतिष्ठा, आगे यथा कैवल्य।
ठीक है, उत्तर दे रहे हैं कि तदानीम असंप्रज्ञात काल अवस्था में सभी वृत्तियों का लय जिस समय है, ऐसे काल में चित्ती शक्ति अर्थात पुरुष कैसा रहता है भाई? स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में रहता है। जैसे यथा कैवल्य, जैसे मोक्ष अवस्था में अपने स्वरूप में रहता है, उसी प्रकार असंप्रज्ञात काल जो समाधि है, सभी वृत्तियों का लय जिस समय हुआ है, उस समय में भी वह पुरुष अपनी स्थिति में रहता है। ये बात बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़े शब्द आए हैं, तदानीम चित्त शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा आदि आदि, तो उसका भी थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। तो प्रतीक तदानीम बराबर निर्बीज समाधौ, निर्बीज समाधौ, कौंस में लिखिए असंप्रज्ञात समाधौ, असंप्रज्ञात समाधौ कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक चित्ती शक्ति, चित्ती शक्ति बराबर पुरुष तत्वम, पुरुष तत्वम, कौंस में लिखिए एक वाक्य चिति ही एव शक्ति, चिति ही एव शक्ति इति चिति शक्ति, चिति शक्ति बराबर चिति तत्वम इत्यर्थः, चिति तत्वम इत्यर्थः कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वरूप प्रतिष्ठा बराबर स्वस्य रूपे, स्वस्य रूपे निर्विषय चैतन्य मात्रे, निर्विषय चैतन्य मात्रे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बराबर स्थिति यस्याह सा, स्थिति यस्याह सा, ठीक है, पूर्ण विराम। आगे यथा कैवल्ये, यथा कैवल्ये बराबर चित्तस्य पुनः, चित्तस्य पुनः उत्थानहीन लये, उत्थानहीन लये कौंस में लिखे क्रमेण, क्रमेण चरम असंप्रज्ञाते, चरम असंप्रज्ञाते अशेष संस्कार क्षयात, अशेष संस्कार क्षयात चित्तेन सह वृत्तीनाम, चित्तेन सह वृत्तीनाम आत्यंतिक निरोधे सति, आत्यंतिक निरोधे सति कौंस बंद। फिर आगे आत्यंतिकम, आत्यंतिकम स्वरूपावस्थानम मोक्षाख्यम इति, स्वरूपावस्थानम मोक्षाख्यम इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो भाष्य में जो पद आया था तदानीम, उसका अर्थ कर दिया निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि काल में। चित्ती शक्ति का अर्थ हो गया पुरुष तत्व। चित्ती शक्ति मतलब चित्ती चैतन्य की शक्ति ऐसा नहीं, चित्ती ही शक्ति है, चित्ती ही एव शक्ति इति चित्ती शक्ति अर्थात चित्ती तत्व, अर्थात पुरुष तत्व, अर्थात आत्मा, ठीक है ना। उस समय कैसा रहता है फिर, तो कह रहे क्या, तदानीम चित्ती शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा,
स्वरूप प्रतिष्ठा का अर्थ कर दिया स्वस्य रूपे, अपने स्वरूप में, रूप में। मतलब निर्विषय चैतन्य मात्र, सभी विषय रहित केवल चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ होता है स्थिति, यस्याह जिसकी, सा स्वरूप प्रतिष्ठा, इस स्थिति में रहता है, वो अपनी महिमा में रहता है। ये बात बता दिया। जैसे कैसे, उदाहरण यथा कैवल्य, मोक्ष अवस्था में अपने महिमा में रहता है पुरुष, उसी प्रकार यथा कैवल्य। कैवल्य मतलब चित्त से पुनः उत्थान ही न लये, ऐसा चित्त का लय हो जाता है कि पुनः उसका उत्थान होता नहीं है, उसी को कहते कैवल्य अवस्था। तो उस समय वो पुरुष अपने महिमा में रहता है, क्योंकि उसका नाश तो कभी होता नहीं है, वो अनादि अनंत है, नित्य है, अपने महिमा में रहता है आत्मा। ये बात तो वही कह रहे क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ते साधना करते समय तो संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात समाधि, फिर उसमें भी अधिक 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 परिपक्वता होती जाती है। तो फिर केवल संस्कार रहते, बाद में संस्कार भी लुप्त हो जाते, लय को प्राप्त हो जाते, केवल पुरुष मात्र रहता है कि नहीं। और कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, जब देह भी गिर जाएगा बाद में कभी, तो विधेय कैवल्य प्राप्त होता है। उस समय वो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, ये उसका मतलब। तो क्रमेण चरम अंतिम असंप्रज्ञाते अशेष संस्कार क्षयात, सभी संस्कार भी जिस समय नष्ट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में चित्तेन स वृत्ति नाम अत्यंतिक निरोधे सती, चित्त सहित अंतकरण सहित सभी वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध होने पर अत्यंतिक स्वरूप अवस्था न मोक्ष, बस अत्यंतिक स्वरूप स्थिति हो जाती है जिसका नाम मोक्ष है। ये बात बता दिया। तो जैसे कैवल्य में अपने महिमा में वो पुरुष रहता है, उसी प्रकार क्या है, वृत्ति रहित स्थिति में अर्थात असंप्रज्ञात समाधि काल में भी अपने महिमा में पुरुष रहता है। ये बात बता दिया। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में आगे। विद्धान चित्ते तु सति तथा अपि भवन्ति न तथा, मतलब क्या, तो शब्दों का पहले थोड़ा अन्वय करते हैं। विद्धान चित्ते तु सति तथा, फिर अपि को छोड़कर भवन्ति, पीछे अपि न तथा। ठीक है, अब ये जो पंक्ति चालू हुई ना, विद्धान चित्ते, इसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखा होता है, निर्विकारायाः चितिशक्तेः निर्विकारायाः चितिशक्तेः कथम पुनः स्वरूप प्रतिष्ठा, कथम पुनः स्वरूप प्रतिष्ठा इति आह विद्धान चित्ते इति, विद्धान चित्ते इति। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, क्या कर रहे हैं। तो अभी पीछे की पंक्ति में भाष्य में कहा कि असंप्रज्ञात आदि समाधि काल में, निरोध काल में वृत्तियों का निरोध रहता है, उस समय पुरुष अपने महिमा में स्थित रहता है, स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। ये बात बता दिया। फिर इस पर कोई प्रश्न करेगा कि चित्ती अर्थात पुरुष कैसा है, निर्विकार है, हमेशा कभी उसमें विकार होता ही नहीं है। तो जब वृत्ति की दशा है उस समय में भी वो तो निर्विकार ही है ना, उसमें तो कभी विकार वृत्ति को लेकर भी होता नहीं है। तो कैसा आप बोल रहे हो कि वृत्तियों का सभी का लय होने के बाद वो स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है, इसका मतलब पहले स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा कहना है क्या। देखिए, निर्विकारायाः चितिशक्तेः, विकार रहित चितिशक्तेः पुरुषस्य कथम पुनः स्वरूप प्रतिष्ठा, इसका मतलब पहले स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं है क्या वो। जब आप कह रहे हैं आपकी वृत्ति का लय होने पर स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है कि नहीं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि जिस समय वृत्ति की दशा है, वृत्ति काल है, व्युत्थान दशा है, उस समय में भी वह निर्विशेष निर्विकार ही है। किंतु निर्विकार अपने स्वरूप स्थिति में जैसा कि वैसा रहने पर भी वैसा मालूम नहीं पड़ता है, अपितु वृत्ति की जैसा मालूम पड़ता है।
इसलिए कहना पड़ता है कि वृत्ति का लय होने के बाद वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ। ये बात बताई जा रही है। पंक्ति को देखिए, व्युत्थान चित्ते तु, जिस समय चित्त का व्युत्थान रहता है। चित्त का व्युत्थान मतलब क्या? चित्त का काल, वृत्तियों का काल, अर्थात असंप्रज्ञात और कैवल्य जो काल है उससे भिन्न काल, जिस समय वृत्ति अपना काम करती रहती है कि नहीं? अज्ञान काल भी उसमें आता है, संप्रज्ञात समाधि भी उसमें आ जाती है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में भी विवेक रूप वृत्ति रहती है। तो वृत्ति के काल में व्युत्थान चित्ते तु सती तथा सती, वैसा ही निर्विकार रूप में रहने पर भी वह पुरुष, तथा भवंती अपि, उस प्रकार निर्विकार रूप से रहने पर भी, न तथा, किंतु वैसा प्रतीत नहीं होता है। इसलिए कहना पड़ता है कि अब वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। दृष्टांत से कहना हो तो देखिए, जिस समय जपा कुसुम मतलब फूल के ऊपर स्फटिक रखा है, मालूम पड़ रहा है कि स्फटिक लाल है, किंतु जिस काल में, व्युत्थान काल में स्फटिक लाल दिखाई दे रहा है, तो जिस समय स्फटिक में रक्तता प्रतीत हो रही है, उस समय में भी वस्तुतः स्फटिक रक्तता से रहित ही है, किंतु ऐसा होने पर भी न तथा, किंतु वैसा प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि जपा कुसुम हटाने के बाद वह स्फटिक अपने स्वरूप में स्थित हुआ। इसका मतलब पहले अपने स्वरूप में नहीं था ऐसी बात नहीं है, किंतु वैसा प्रतीत नहीं हो रहा था। उसी प्रकार वृत्ति के काल में भी पुरुष निर्विकार ही है, अपने महिमा में ही है, कभी कोई विकार उसमें होता ही नहीं है, किंतु वृत्ति के अनुरूप वो जैसा जैसा वृत्ति हो रही वैसा वैसा मालूम पड़ रहा है, सुखी दुखी अभिमान धारण करने के कारण। इसलिए कहना पड़ता है कि वृत्ति के अभाव काल में वो अपने स्वरूप में है, यद्यपि वृत्ति के काल में भी वो अपने स्वरूप में ही है। ठीक है ना? वही बात कह रहे हैं, व्युत्थान चित्ते तु सती तथा भवंती अपि, वैसा निर्विकार रूप से स्थित होने पर भी न तथा, किंतु वैसा प्रतीत होता नहीं है। ये बात हो गई। ठीक है, आइए तो ये जो पंक्ति है, शब्द है थोड़े थोड़े, उसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखेंगे प्रतीक, व्युत्थान चित्ते तु सती, प्रतीक है, व्युत्थान चित्ते तु सती बराबर चित्ते व्युत्थिते सती, चित्ते व्युत्थिते सती। कहो उसमें लिखिए, निरोध समाधिम अपेक्षा, निरोध समाधिम अपेक्षा संप्रज्ञातः अपि, संप्रज्ञातः अपि व्युत्थानम एव, व्युत्थानम एव, पूर्ण विराम कंस बंद। आगे दूसरे कंस में थोड़ा लिखते हैं, तू शब्द, तू शब्द पूर्व प्रसंग की विपरीतता, पूर्व प्रसंग की विपरीतता का बोध कराता है, विपरीतता का बोध कराता है, पूर्ण विराम। तात्पर्य यह है कि, तात्पर्य यह है कि असंप्रज्ञात काल, असंप्रज्ञात काल एवं कैवल्य दशा से विपरीत, कैवल्य दशा से विपरीत विद्धित चित्तता की अवस्था में, विद्धित चित्तता की अवस्था में, फिर आगे प्रतीक, तथा भवंती अपि, तथा भवंती अपि बराबर
तथा बराबर तेन एव प्रकारेण, तेन एव प्रकारेण भवन्ति बराबर विद्यमाना, विद्यमाना बराबर वर्तमाना अपि, वर्तमाना अपि कौंस में लिखे जातु कूटस्थ नित्या, जातु कूटस्थ नित्या चितिशक्ति, चितिशक्ति स्वरूपात् न चवते, स्वरूपात् न चवते अर्धविराम तेन यथा निरोधे, यथा निरोधे स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वरूप प्रतिष्ठा तथा एव व्युत्थाने अपि, तथा एव व्युत्थाने अपि अस्ति पूर्ण विराम। किंतु, किंतु आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक न तथा, न तथा बराबर तेन एव, तेन एव निर्विकार रूपेण, निर्विकार रूपेण न प्रतीयते, न प्रतीयते पूर्ण विराम। कौंस में लिखे व्युत्थान दशा में, व्युत्थान दशा में बुद्धि सानिध्य के कारण, बुद्धि सानिध्य के कारण बुद्धि ज्ञान के, बुद्धि ज्ञान के प्रतिबिंब का अभिमान, प्रतिबिंब का अभिमान या उपराग उसमें होता है, या उपराग उसमें होता है पूर्ण विराम। इसलिए वह चित्त शक्ति, इसलिए वह चित्त शक्ति बुद्धिवृत्तियों के आकार से, बुद्धिवृत्तियों के आकार से भाषित होती है, भाषित होती है पूर्ण विराम। अतः हमेशा निर्विकार होने पर भी, हमेशा निर्विकार होने पर भी कहना पड़ता है कि, कहना पड़ता है कि असंप्रज्ञात समाधि काल में, असंप्रज्ञात समाधि काल में वह स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होती है, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। ठीक है, हो गया। देखिए भैया, तो वित्थान चित्ते तु सति मतलब चित्ते वित्थ्युते सति, चित्त वित्थित रहता है, असंप्रज्ञात समाधि काल से भिन्न काल में रहता है, ऐसी स्थिति में तो निरोध समाधि की अपेक्षा से संप्रज्ञात भी वित्त चित्त की स्थिति है, ये बात भी बता दिया। तो निरोध समाधि में अपेक्षा संप्रज्ञात अपि वित्थानमेव। और तू शब्द आया है, वित्थान चित्ते तू सती, तू शब्द क्या बता रहा है, तो वो भी लिख के दिया आपको। तो तू शब्द पूर्व प्रसंग की विपरीतता का बोध कराता है। मतलब तात्पर्य है कि असंप्रज्ञात काल और कैवल्य दशा से विपरीत काल, अन्य काल, संसार काल, विपरीत
वित्थित चित्तता की अवस्था में क्या होता है? तथा भवंती अपि, तथा मतलब तेनैव प्रकारेण निर्विकार रूप से ही चित्ती शक्ति है तो भी तेनैव प्रकारेण भवंती मतलब विद्यमाना वर्तमाना भी, क्योंकि चित्ती शक्ति हमेशा कैसी है? वो कह दिया जातु निश्चयवाचक कव्य है। कूटस्थ नित्या चित्ती शक्ति, कूटस्थ नित्य है कौन? चित्ती शक्ति पुरुष निर्विकार, स्वरूपात न चवते, कभी भी अपने स्वरूप से विचलित होती नहीं है। तेन यथा निरोधे स्वरूप प्रतिष्ठा, जैसे निरोध काल में वो अपने स्वरूप में महिमा में रहती है चित्ती शक्ति पुरुष, तथा एव व्युत्थाने अपि अस्ति, व्युत्थान काल में भी वो वैसा ही है। किंतु न तथा, किंतु वैसा प्रतीत होता नहीं है वो पुरुष व्युत्थान काल में। न तथा तेन एव निर्विकार रूपेण न प्रतीयते, प्रतीत नहीं होता है। तब कह दिया काय किस वह वृत्ति दशा के रहित काल में, वृत्ति जब नहीं रहती है उस काल में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। पहले भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है किंतु मालूम नहीं पड़ रहा था, अब वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ, यह अर्थ कह सकते हैं। यही बात बता दिया। वही कहा कि उत्थान दशा में बुद्धि सानिध्य के कारण बुद्धिस्त ज्ञान, बुद्धि में विद्यमान जो ज्ञान है उसका प्रतिबिंब का अभिमान धारण करता है या उपराग धारण करता है, उसके अनुरूप हो जाता है जैसा कि पुरुष। इसलिए वह चित्ती शक्ति बुद्धि वृत्तियों के आकार से भाषित होती है, सुखी दुखी के रूप में। अतः हमेशा निर्विकार होने पर भी कहना पड़ता है कि असंप्रज्ञात समाधि काल में वह चित्ती शक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। हो गया जी, ये बात हो गई। जो प्रश्न हुआ था उसका उत्तर सूत्र और भाष्य के माध्यम से दे दिया। आगे चलते हैं। फिर आगे पेज नंबर 21 पर कथम तर्हि दर्शित विषयत्वात्, क्या वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ऐसा लगाना। अब ये जो आगे का चौथा सूत्र आ रहा है उस चौथे सूत्र के अवतरण के रूप में भाष्य की एक पंक्ति आई है। क्या पंक्ति है वो? कथम तर्हि, प्रश्न कथम तर्हि। कथम तर्हि का क्या मतलब हुआ? तो कथम तर्हि इसका अर्थ लिख लीजिए। कथम तर्हि बराबर चित्ती शक्ति है, चित्ती शक्ति है स्वरूप अप्रतिष्ठा इव, अप्रतिष्ठा इव कथम प्रतिभासते, कथम प्रतिभासते इत्यर्थः, इत्यर्थः। फिर आगे प्रतीक दर्शित विषयत्वात् बराबर बुद्ध्या दर्शिताः विषयाः यस्यै, दर्शिताः विषयाः यस्यै सा दर्शित विषया, दर्शित विषया चितिः अर्धविराम तस्याः भावः, तस्याः भावः दर्शित विषयत्वम्, दर्शित विषयत्वम् अर्धविराम तस्मात् दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषयत्वात्। फिर डैश देकर इतरत्र वृत्ति सारूप्यम, इतरत्र वृत्ति सारूप्यम बराबर वृत्ति स्वरूप इव, वृत्ति स्वरूप इव चितेः बराबर पुरुषस्य प्रतीयते, प्रतीयते इत्यर्थ। ठीक, देखिए भाई अर्थ। प्रश्न किया कथम तर्हि,
कथम तर्हि का मतलब क्या? तो चिति शक्ति स्वरूप अप्रतिष्ठा इव कथम प्रतिभासते, क्योंकि पीछे भी कहा था कि नहीं, भवन्ति अपि, है कि नहीं, तथा भवन्ति अपि न तथा। वृत्ति काल में निर्विकार रूप से चित्ती शक्ति होने पर भी न तथा वैसी प्रतीत नहीं होती है। फिर प्रश्न किया किम तर्हि, मतलब चित्ती शक्ति स्वरूप में अप्रतिष्ठित जैसी मालूम पड़ती है, अप्रतिष्ठा इव कथम, कैसे प्रतिभासते, क्यों ऐसी प्रतीत होती है? वो वृत्ति काल में चित्ती शक्ति निर्विकार रूप से रहने पर भी वो निर्विकार रूप से प्रतीत नहीं होती है, फिर कैसी प्रतीत होती है? स्वरूप प्रतिष्ठित के रूप में प्रतीत नहीं होती है, स्वरूप अप्रतिष्ठित के रूप में प्रतीत होती है। जैसे कि वो उसका अन्य अन्य विकार बन गया, ऐसे रूप से प्रतीत होती है। कथम तरी, क्यों, कैसे क्या प्रतीत होती, बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं प्रश्न, है कि नहीं? यद्यपि वो वृत्ति काल में भी निर्विकार रूप से ही है, तो वैसी प्रतीत होनी चाहिए, किंतु वैसी प्रतीत नहीं होती है वो चित्ती शक्ति। क्यों नहीं प्रतीत होती है, क्या कारण है? क्यों ऐसा लगता है कि वह पुरुष ही सुखरूप बन गया, दुखी बन गया, घोरात्मक बन गया, घटाकार वृत्ति रूप बन गया, ऐसा क्यों लगता है? ये प्रश्न कथम तर्हि, उत्तर दिया दर्शित विषयत्व इतरत्र वृत्ति सारूप्यम, है कि नहीं? तो दर्शित विषयत्व मतलब क्या, उसका भी अर्थ लिख दिया। तो बुद्धि क्या करती है, उस पुरुष को एक एक विषय को दिखाती है। तो बुद्ध्या दर्शिता विषया यस्य, है कि नहीं? बुद्धि के द्वारा दिखाए गए हैं विषय जिसके लिए, यस्य चित्ती शक्ति, यस्य सा दर्शित विषया, ऐसी हुई चित्ती, है कि नहीं? तस्या भाव दर्शित विषयत्वम, तो वृत्ति क्या करती है, अलग 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 रूप उसको दिखाती है। अतः उस बुद्धि वृत्ति के साथ वो अभिमान धारण करता है पुरुष, अतः वो भी अपने को वैसा वैसा समझने लगता है। तो वैसा वैसा क्यों समझने लगता है, क्यों अपने प्रतीत हो रहा है? स्वरूप अप्रतिष्ठित क्यों प्रतीत हो रहा है? कि बुद्धि उसको वैसा वैसा अपना रूप दिखा रही है, उसके अनुरूप वो मालूम पड़ रहा है कि नहीं? स्फटिक लाल दिखाई दे रहा है, उस समय में भी अपने प्रतिष्ठित है वस्तुतः, स्वरूप भी प्रतिष्ठित है वस्तुतः, किंतु क्यों उस समय वह स्वरूप प्रतिष्ठित की तरह प्रतीत नहीं हो रहा है, अपितु लाल रूप में, अपने स्वरूप के अप्रतिष्ठित रूप में, लाल रूप में क्यों प्रतीत हो रहा है? तब कहना पड़ता है वहां पर कि जपा कुसुम का उसके साथ सानिध्य होने के कारण वो अपने स्वरूप में प्रतीत नहीं हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी लगा लेना है। बात लगी? चलिए भी। तस्मात् दर्शित विषयत्वात् इतरत्र, अन्य काल में, वित्थान काल में वृत्ति सारूप्यम, मतलब वृत्ति स्वरूप इव, वृत्ति के जैसा बन जाती है। कौन? वह चिति। तो चिते है नाम पुरुषस्य प्रतीयते, उसकी प्रतीति वैसी होती है। ये उत्तर देना है, ठीक है? आइए तो फिर सूत्र का उच्चारण करते हैं। सूत्र है वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, ठीक है ना? तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ऐसे दो पद है इसमें, ठीक है? और इस 21 नंबर के पेज के ऊपर से दूसरी पंक्ति हिंदी में देखिए, अवतरण कितना चलिए है। और दूसरी पंक्ति के बीच में असंप्रज्ञात काल मिला, तथा कैवल्य दशा में वह जैसी रहती है, कौन? चित्ती शक्ति अपने स्वरूप में रहती है। तो वित्थान काल में वैसी ही रहती हुई भी वैसी प्रतीत नहीं होती। तो फिर वित्थान काल में यह चित्ती शक्ति किस रूप की प्रतीत होती है कि नहीं? यह प्रश्न हुआ कथम तर्हि, ठीक है ना? तब उसका उत्तर के रूप में सूत्र आया वृत्ति सारूप्यमितरत्र। चलिए अभी सूत्र के पदों का भी थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे प्रतीक इतरत्र बराबर योगात् अन्यस्मिन् काले, योगात् अन्यस्मिन् काले अर्थात वृत्ति काले,
अर्थात वृत्ति काले। फिर प्रतीक वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्यम बराबर द्रष्टुः पुरुषस्य, द्रष्टुः पुरुषस्य वृत्ति सादृश्यम इव भवति, वृत्ति सादृश्यम इव भवति। पूर्ण विराम, नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर लिखिए थोड़ा। निरोधात् व्युत्थाने सति, निरोधात् व्युत्थाने सति याः चित्तस्य वृत्तयः, याः चित्तस्य वृत्तयः शान्ताः घोराः, शान्ताः घोराः मूढाः भवन्ति, मूढाः भवन्ति। पूर्णविराम। तत्सारूप्यम, तत्सारूप्यम वृत्तिमत बुद्धि अविवेकात्, वृत्तिमत बुद्धि अविवेकात् पुरुषस्य, पुरुषस्य शान्तोस्मि, शान्तोस्मि दुःखी मूढ़ोस्मि, दुःखी मूढ़ोस्मि इति, इति वृत्ति तादात्म्य भ्रमः भवति, वृत्ति तादात्म्य भ्रमः भवति। पूर्णविराम। अतः पुरुषस्य, पुरुषस्य स्वभावात्, स्वभावात् प्रच्युतिः न भवति, प्रच्युतिः न भवति। पूर्णविराम। आगे, न हि लवित्य भ्रम काले, न हि लवित्य भ्रम काले स्फटिकस्य, स्फटिकस्य श्वेत स्वभावात् च्युतिः अस्ति, च्युतिः अस्ति इति भावः, इति भावः। पूर्णविराम। आगे, निरोधे मुक्ति, निरोधे मुक्ति अर्धविराम व्युत्थाने बंधः, व्युत्थाने बंधः इति सूत्रद्वय तात्पर्यम्, इति सूत्रद्वय तात्पर्यम् अस्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ क्या कह रहे हैं। तो प्रतीक है इतरत्र, इतरत्र का मतलब योगात् अन्यस्मिन् काले, योग समाधि उससे भिन्न काल में अर्थात वृत्ति काल में क्या होता है, वृत्ति सारूप्य, वृत्ति जैसा मालूम पड़ता है पुरुष। ठीक है ना, जब वृत्ति नहीं रहती है तो अपने स्वरूप में स्थित होता है, पीछे के सूत्र में बताया, और जब वृत्ति रहती है तो वृत्ति जैसा मालूम पड़ता है, ये बात। ठीक है, तात्पर्य क्या, फिर निरोध अवस्था में मुक्ति और उत्थान काल में बंध, इसलिए वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। ठीक, देखिए इतरत्र योगात् अन्यस्मिन् काले अर्थात वृत्ति काले, वृत्ति सारूप्यम मतलब द्रष्टु पुरुष, दृष्टा जो पुरुष है उसका वृत्ति सादृश्यम योग होती, वैसे वृत्ति सदृश होता नहीं है किंतु वृत्ति जैसा हुआ ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं। आगे, निरोधात् व्युत्थाने सति, निरोध रूप समाधि से, असंप्रज्ञात समाधि से जब व्युत्थान होता है, समाधि के बाहर आता है, तब व्युत्थाने सति याः चित्तस्य वृत्तय, जितनी भी चित्त की वृत्तियां हैं, उदाहरण शांत वृत्तियां सत्वगुण की,
घोराः घोर वृत्तियाँ रजोगुण की, मूढ़ाः तमोगुण की वृत्तियाँ भवन्ति। तत्सारूप्यम, उसके जैसा मालूम पड़ रहा है पुरुष। क्यों? यद्यपि वृत्ति, और वृत्ति वाली कौन है? बुद्धि, किंतु उस बुद्धि के साथ उस समय उसका विवेक नहीं है, अविवेक है कि नहीं? अभेद जैसा मालूम पड़ रहा है। तो वही करे तत्सारूप्यम, वृत्ति मत बुद्धि, वृत्ति वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि के साथ अविवेका, पृथकता का ज्ञान न रहने के कारण अविवेका पुरुषस्य क्या मालूम पड़ रहा है? क्या भ्रम हो रहा है? शांतोस्मि, मैं शांत हूँ, दुखी हूँ, मूढ़ हूँ। यद्यपि शांत दुखी मूढ़ ये सब वृत्तियाँ हैं, पुरुष का इसके साथ कोई संबंध नहीं, पर वृत्ति के साथ पुरुष ने तादात्म्य धारण किया ऐसा, अतः उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ही शांत हूँ, मैं ही घोर हूँ, अर्थात वृत्ति के जैसा मालूम पड़ रहा है पुरुष। मूढ़ोस्मीति वृत्ति तादात्म्य ब्रह्म भवति। अतः इससे क्या हुआ कि पुरुषस्य स्वभावात् प्रच्युति ही न अस्ति, अपने स्वरूप से कभी भी उसकी प्रच्युति होती नहीं है, स्वभाव उसका कभी भी बिगड़ता नहीं, ढलता नहीं है। उदाहरण दिया, न लवित्य भ्रम काले, स्फटिक में लाल पने का जो भ्रम हो रहा है उस काल में भी स्फटिकस्य श्वेत स्वभावाच्युति न अस्ति, स्फटिक की अपने श्वेत सफेद स्वभाव से च्युति नहीं है। कुल मिलाकर अभिप्राय निकला कि निरोध काल में मुक्ति है, उत्थान काल में उत्थान ही बंद है। ठीक है, तो 2 सूत्रों का तात्पर्य हुआ। लग गया भाई? आगे चलिए, अब इस सूत्र का जो भाष्य है उसको देखिए। व्युत्थाने याः चित्तवृत्तयः तत् अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुषः। ठीक है ना? व्युत्थाने, उत्थान काल में याः चित्तवृत्ति, जितनी भी चित्तवृत्तियां हैं उन चित्तवृत्तियों के साथ पुरुष कैसा मालूम पड़ रहा है? अविशिष्ट। विशिष्ट मतलब अलग, अविशिष्ट मतलब अलग जैसा मालूम नहीं पड़ रहा है, अभिन्न जैसा मालूम पड़ रहा है, यह अर्थ हुआ। तद अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुषः। ठीक है ना? तो यहां पर भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखेंगे प्रतीक व्युत्थाने, व्युत्थाने बराबर अनिरुद्ध चित्ततायाम, अनिरुद्ध चित्ततायाम याः चित्तवृत्तयः, याः चित्तवृत्तयः, फिर आगे प्रतीक तत् अविशिष्ट वृत्ति, तत् अविशिष्ट वृत्ति बराबर ताभि वृत्तिभिः सह, ताभि वृत्तिभिः सह अविशिष्टा, अविशिष्टा बराबर अभिन्ना, अभिन्ना अर्धविराम एकवत् प्रतीयमाना, एकवत् प्रतीयमाना वृत्ति बराबर सत्ता, वृत्ति बराबर सत्ता, यस्य तादृश पुरुषः भवति, तादृशः पुरुषः भवति। हो गया, देखिए भाई अर्थ। उत्थाने मतलब अनिरुद्ध चित्ततायाम, जब जिस समय चित्त का निरोध नहीं है, अर्थ असंप्रज्ञात समाधि काल से भिन्न का है। अनिरुद्ध चित्ततायाम यहाँ चित्तवृत्तयः, जितने भी चित्त की वृत्तियां हैं उन चित्तवृत्तियों के साथ पुरुष कैसा मालूम पड़ रहा है? तत् अविशिष्ट वृत्ति, तद मतलब ताभि वृत्ति भी सब, उन वृत्तियों के साथ अविशिष्टा, अविशिष्टा मतलब अभिन्ना, अर्थात एकवत एक जैसा प्रतीयमाना प्रतीत होने वाली वृत्ति, अर्थात वृत्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर सत्ता है कि नहीं? तो पुरुष की सत्ता कैसी मालूम पड़ रही है? उस वृत्तियों के साथ अभिन्न रूप से मालूम पड़ रही है, उन वृत्तियों से भिन्न मालूम नहीं पड़ रहा है। कौन? पुरुष।
वृत्ति काल में, ये बात। तो प्रतीयमाना वृत्ति नाम सत्ता यस्य तादृश पुरुष भवति, ठीक है ना। अर्थात बुद्धि वृत्ति के साथ अभिन्न जैसा मालूम पड़ रहा है कौन? पुरुष। कब? वृत्ति काल में। और जब वृत्ति नहीं रहती है तब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये पीछे के सूत्र में बता चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे। तथा च सूत्रम, अब इस अपनी बात को पुष्ट करने के लिए प्रमाण के रूप में भाष्यकार भगवान व्यास महाराज सूत्र दे रहे। पंचशिखाचार्य का सूत्र है। क्या सूत्र है वो? एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, ये सूत्र है। पंचशिखाचार्य का सूत्र है कि नहीं? इति, तो क्या अभिप्राय है भाई इस सूत्र का? एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, ये सूत्र है कि नहीं? तो इस सूत्र का बारे में थोड़ा सा लिख लेते हम लोग। इसमें शब्द आए ख्याति एव दर्शनम, एकम एव दर्शनम इत्यादि लिखेंगे। प्रतीक ख्याति, ख्याति बराबर शब्दादि विषया, शब्दादि विषया विवेक विषया च, विवेक विषया च बुद्धेः वृत्ति, बुद्धेः वृत्ति अर्धविराम। साच प्राकृततया, प्राकृततया, साच प्राकृततया जड़त्वेन अनुभाव्या, जड़त्वेन अनुभाव्या पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक दर्शनम, दर्शनम बराबर दर्शनम च ख्यातेः अन्यत्, दर्शनम च ख्यातेः अन्यत् पुरुषस्य चैतन्यम अनुभवः, पुरुषस्य चैतन्यम अनुभवः इति पूर्ण विराम। आगे एवं चैतन्यम तु पुरुषस्य स्वभावः, चैतन्यम तो पुरुषस्य स्वभावः अर्धविराम। न ख्याति, न ख्याति पूर्ण विराम। तथापि, तथापि ख्याति एव दर्शनम, ख्याति एव दर्शनम इति एकम, इति एकम एव प्रतीक है, एकम एव, एकम एव बराबर एकाकारम एव, एकाकारम एव इदम दर्शनम, इदम दर्शनम इति लोकानां भ्रमः जायते, लोकानां भ्रमः जायते इति सूत्रार्थ पूर्ण विराम। आशयः तु एवं भवति, आशयः तु एवं भवति इतरत्र, अर्थात इतरत्र अर्थात व्युत्थान दशायाम, उत्थान दशायाम पुरुषः, पुरुषः वृत्ति सदृश इव भवति इति, वृत्ति सदृशः इव भवति इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। इसमें ख्याति एक शब्द है, दर्शनम एक शब्द है और एकम एव शब्द है, ठीक है ना। ख्याति किसको कहते हैं?
ख्याति का अर्थ लिख के दिया शब्दादि विषया विवेक विषयाच बुद्धि वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति। ख्याति शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धि की वृत्ति। तो भले वो बुद्धि की वृत्ति शब्दादि विषयक हो, शब्द स्पर्श रूप आदि घट पट आदि विषयक बुद्धि की वृत्ति हो, वो भी ख्याति है। क्यों? वहाँ विवेक विषयक बुद्धि की वृत्ति हो, वो भी क्या है? ख्याति। साच, और वो बुद्धि की वृत्ति कैसी भाई है ख्याति? प्राकृततया, प्रकृति का ही कार्य होने से जड़ है, तो जड़ रूप से अनुभव करने योग्य है, वो जड़ है। और ये हो गया एक बात। और इधर दर्शन, दर्शन क्या है भाई? तो दर्शनम च ख्याते है अन्य, ख्याति से भिन्न पुरुषस्य चैतन्य, पुरुष का चैतन्य जो कि अनुभव रूप है वो है दर्शन। ये अलग चीज़ है, ख्याति अलग चीज़ है, दोनों भिन्न भिन्न है। किंतु दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी लोगों को ये मालूम नहीं पड़ता कि भिन्न भिन्न है करके। फिर क्या समझते लोग? देखिए, एवं चैतन्यम तो पुरुषस्य स्वभाव, चैतन्य क्या है? पुरुष का स्वभाव, न ख्याति। ख्याति ये पुरुष का स्वभाव नहीं है, ख्याति अलग चीज़ है जो कि बुद्धिवृत्ति है, और पुरुष चैतन्य स्वरूप है, अलग वस्तु है। तथापि ऐसा होने पर भी लोग समझते हैं ख्याति ही एव दर्शन, ख्याति ही दर्शन है, ठीक है ना। इति एकम एव, तो बुद्धिवृत्ति को ही चैतन्य समझते हैं लोग, दोनों को एक समझते हैं, है कि नहीं? वही करे एकम एव, मतलब एकाकारम एव इदम दर्शन इति लोकानाम भ्रम जायते, लोगों को भ्रम होता है। फिर तात्पर्य क्या निकला इससे? प्रमाण रूप में सूत्र दिया, वो करे आशय तात्पर्य है कि इतरत्र, अर्थात व्युत्थान दशा में पुरुष वृत्ति सदृश ही होती, वृत्ति की जैसा होता है कि नहीं? यद्यपि वृत्ति रूप होता नहीं है, स्फटिक कभी लाल होता ही नहीं है, किंतु वृत्ति जैसा मालूम पड़ता है। क्योंकि प्रश्न क्या किया था? कथम तर्री, है कि नहीं? अर्थात वृत्ति रहित काल में जब स्वरूप प्रतिष्ठित होता है तो वृत्ति काल में कैसा होता है? फिर तो वृत्ति की जैसा मालूम पड़ता है। कौन? वो पुरुष। ये बात। चलिए फिर, तथा च सूत्रम एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम इति, इसको और स्पष्ट कर रहे हैं दृष्टांत देकर। चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिना। दृश्यत्वेन, इसका कैसा पढ़ना है? दृश्यत्वेन पुरुषस्य स्वामिनः स्वं भवति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। चित्तम ही, चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम, अयस्कांत मणि, कल्पम मतलब सदृशम, अयस्कांत मणि कहते हैं लो चुंबक। अयस्कांत मणि का मतलब क्या है? लो चुंबक, है कि नहीं? अयस मतलब लोहा, कांत मतलब अत्यंत प्रिय, लोहे को अत्यंत प्रिय है कौन? लोह चुंबक। क्योंकि सन्निध आने पर ही नाचने लगता है कौन? लोहा। लोह चुंबक सन्निध है तो लोहा स्पर्श नहीं हुआ है तो भी उसकी तरफ खींचा जाता है। कौन? लोहा। लोहा जाता है दौड़ कर किधर? लोह चुंबक की तरफ, ठीक है ना। हाँ, तो उस प्रकार पुरुष और चित्त सानिध्य हो गया तो वो सानिध्य मात्र से ही पुरुष कुछ करता नहीं है, लोह चुंबक कुछ भी नहीं करता है, वो बस रख दिया है और उसके पास आप खिला लोहे का तो थोड़ा सा टुकड़ा उसके पास लेते जाएंगे, थोड़ा सा पास में गया तो खींचा जाता है लोहे का टुकड़ा किधर? चुंबक की तरफ, है कि नहीं। उस प्रकार पुरुष और इधर है चित्त, सानिध्य हो गया तो सानिध्य मात्र से ही क्या होने लगता है कि नहीं। चित्त और पुरुष तो दोनों का तादात्म्य हो जाने से, है कि नहीं, वो चित्त की तरह दिखने लगता है। कौन? पुरुष। देखिए, चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम, दृष्टांत हुआ सन्निधि मात्रोपकारी, केवल सन्निधान हो जाने से उपकारक बन जाता है। किस रूप से? दृश्यत्वेन। तो दृश्य हुआ चित्त और दृष्टा हुआ पुरुष, किंतु दृश्य के रूप में वह चित्त पुरुषस्य स्वामी न, स्वामी ऐसा जो पुरुष उसका स्वं भवति, उसका हो जाता है। अर्थात स्वं करते धन, उसका धन हो जाता है। अर्थात
वो पुरुष का धन क्या हुआ? चित्त, मतलब चित्त की तरह मालूम पड़ने लगता है। कौन? वह पुरुष। ये बात हो गई सान्निध्य मात्र से, ठीक है। तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंध हेतु। इसलिए चित्त वृत्ति बोधे, चित्त वृत्ति का बोध होने में पुरुष का जो संबंध है वो कैसा है? अनादि संबंध, वही कारण है, दूसरा कुछ कारण नहीं है। कुल मिलाकर अभिप्राय इन दो सूत्रों का इतना हुआ कि जब कोई वृत्ति नहीं रहती है तो पुरुष अपने महिमा में स्थित है, और जब वृत्ति रहती है तो उस समय में भी वस्तुतः वो अपने स्वरूप में स्थित है, किंतु अपने स्वरूप में स्थित है ऐसा मालूम नहीं पड़ता है, किंतु वृत्ति के सदृश मालूम पड़ता है। इसलिए कहना पड़ता है कि वृत्ति अभाव काल में वो अपने स्वरूप में स्थित है। वैसा देखा जाए तो हमेशा वो अपने स्वरूप में ही स्थित है, निर्विकार रूप में ही है। कौन? पुरुष। ये बात, और सभी खेल नचा रही है कौन? वृत्ति। तो वृत्ति है तो बंधन है, वृत्तियों का लय हुआ, निरोध हुआ तो वही स्वरूप प्रतिष्ठा अर्थात मुक्ति है। यह अभिप्राय निकल आया, ठीक है। ये इस सूत्र का भी भाष्य पूरा हुआ। फिर आगे जो 5वां सूत्र है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।